हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिनका आधार उच्चावच और जलवायु है। यानी कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उच्चावच और जलवायु के आधार पर। तो सबसे पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इनकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%, अरावली का क्षेत्रफल है 9%, मैदानों का क्षेत्रफल है 23% और हाड़ौती के पठार का यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है 6.89%। तो मरुस्थल की जनसंख्या देख लेते हैं कि मरुस्थल की जनसंख्या है 40%, यानी 61.11% क्षेत्रफल पर राजस्थान की 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। और अरावली के 9% क्षेत्रफल पर जनसंख्या 10% निवास करती है। और मैदान का 23% क्षेत्रफल के ऊपर 39% जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती का पठार जिसका क्षेत्रफल 6.89% है, लेकिन उसके अंदर जनसंख्या पाई जाती है 11%। मरुस्थल के अंदर है 12 जिले शामिल और अरावली के अंदर है 13 जिले और मैदान के अंदर है 10 और हाड़ौती के पठार में 7 जिले हैं। मरुस्थल के अंतर्गत जो मृदा है वो है बलुई या रेतीली मिट्टी, अरावली के अंतर्गत जो मिट्टी है वो है पर्वतीय या वनीय मिट्टी और मैदानों के अंतर्गत है दोमट या जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों के द्वारा लाई गई है। फिर उसके बाद है हाड़ौती के पठार में है काली या रेगुर मिट्टी। अब जलवायु की बात कर लेते हैं। तो मरुस्थल के अंदर जो जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की है और अरावली के अंतर्गत उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है और मैदान में है आर्द्र जलवायु और हाड़ौती के पठार में है अति आर्द्र जलवायु। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल इसे हम थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। इसका निर्माण मुख्यतः टर्सरी एवं प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। टर्सरी यानी तृतीय कल्प में और प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। इसका विस्तार है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर और ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल जो प्रदेश है उसका ढाल उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो इसका ढाल कैसे है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ है। मरुस्थल का अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है शुष्क मरुस्थल यानी कि राठी प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि बांगड़ प्रदेश। तो मरुस्थल को 2 भागों में बांट सकते हैं, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। शुष्क मरुस्थल को कह सकते हैं राठी प्रदेश जहाँ पर वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में। और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी बांगड़ प्रदेश जिसमें वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य। तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि पश्चिमी रेतीला मैदान जिसको पश्चिमी शुष्क मैदान कहते हैं वो उसकी स्थिति कैसी है और अर्ध शुष्क यानी बांगड़ प्रदेश की कैसी स्थिति है। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यह मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है जो शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल है। देखिए आप, ये 25 सेंटीमीटर रेखा जो है वो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, जिसमें एक होता है पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान और दूसरी तरफ होता है अर्ध शुष्क या बांगड़ प्रदेश। सबसे पहले है इसमें शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश शुष्क मरुस्थल कहलाता है। इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं शुष्क मरुस्थल को, जिसमें सबसे पहले है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है 41.5% भाग पर और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश वो है 58.5% भाग पर। तो बालुका स्तूप मुक्त का मतलब ये होता है कि वहाँ पर बालुका स्तूप नहीं हो, और बालुका स्तूप युक्त का यानी कि जहाँ पर बालुका स्तूप होते हैं। तो 41.5% भाग पर तो बालुका स्तूप है नहीं और 58.5% भाग पर बालुका स्तूप मौजूद है। तो सबसे पहले हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। शुष्क मरुस्थल में
जहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है उस क्षेत्र में बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होता है। भी एकदम रेगिस्तान में हम जाएं तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर मरुस्थल पथरीला मतलब मरुस्थल पाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं, तो उस क्षेत्र में बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होता है। इस पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हमादा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। इसका विस्तार है सर्वाधिक जैसलमेर में, जैसलमेर के भी रामगढ़, लोद्रवा और पोखरण में, और बाड़मेर तथा जोधपुर के अंतर्गत है। फिर उसके बाद आता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। शुष्क बालू मरुस्थल में जहाँ पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण यानी जमाव किया जाता है तो निर्मित संरचना को बालू का स्तूप युक्त कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर है तो वो होंगे जैसलमेर में। लेकिन सभी प्रकार के, इसका मतलब सभी टाइप्स के जो भी बालू का स्तूप होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं तो वो होगा जोधपुर जिला। बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप कौन कौन से प्रकार के हैं जिसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं बरखान। ये बरखान का जो डायग्राम है आप देख सकते हैं। तो बरखान जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार रूप में किया जाता है, यानी कि अर्धचंद्राकार रूप में किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? बरखान। बरखान में जिस ओर से पवन आती है उस दिशा में उत्तल ढाल होता है और जबकि आगे की दिशा में अवतल ढाल होता है। बरखान की चौड़ाई 100 से 200 मीटर जबकि ऊंचाई इसकी होती है 10 से 20 मीटर। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावाटी के अंतर्गत भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं चूरू में। बरखान वाले बालू का स्तूप चूरू में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं जिनके द्वारा मरुस्थलीयकरण सर्वाधिक होता है। जो बरखान बालू का स्तूप है ये बहुत ज़्यादा स्थानांतरित होते रहते हैं, मतलब ये हवा के साथ गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनते रहते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि मरुस्थलीकरण सर्वाधिक होता है। अब दूसरे बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, अनुप्रस्थ का मतलब ही क्या होता है? समकोण। समकोण पर होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप अगर पूछें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं तो वो है बाड़मेर और जोधपुर में। लेकिन जो बरखान बालू का स्तूप है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है, देखिए ये है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का डायग्राम, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य जो कि हवा के समांतर होते हैं वही वाले अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं, मतलब एक रेखा की तरह चलते हैं वो, तो वो होते हैं रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये एकदम रेखीय रूप में बने होते हैं और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप का आप डायग्राम देख लीजिए, तारे जैसी आकृति में होता है। इसकी 3 या 3 से ज़्यादा भुजाएं होती है। तारा बालू का स्तूप ये रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं जिसका निर्माण अनियमित हवाओं के द्वारा होता है। इन बालू का स्तूप में न्यूनतम 3 या अधिक भुजाएं होती है और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में, सूरतगढ़ में यानी गंगानगर के सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। तो तारा बालू का स्तूप जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर और सूरतगढ़ में। और पैराबोलिक बालू का स्तूप आगे वाला है पैराबोलिक बालू का स्तूप। बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों की क्लिप जैसे बालू का स्तूप को पैराबोलिक कहते हैं। पैराबोलिक की आकृति होती है महिलाओं के बालों की क्लिप के जैसी। ये बरखान के विपरीत होते हैं। हवा की दिशा जो इनकी होती है वो बरखान के बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे बरखान के अंतर्गत तो हवा के सामने वाली दिशा उत्तल ढाल थी और उसकी विपरीत दिशा अवतल ढाल थी, लेकिन पैराबोलिक बालू का स्तूप में इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा।
यह बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। इसकी यही खास बात है कि ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, यानी ऐसे मान लो कि महिला की पिन हर जगह मिल सकती है, यानी कि हर मरुस्थलीय जिलों में पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसी कारण राजस्थान में ये सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप भी है पैराबोलिक बालू का स्तूप। फिर उसके बाद आता है सीफ। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है और इस संरचना को सीफ कहते हैं। मान लीजिए जब बरखान बन जाता है तब उसकी एक भुजा जब बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकल जाती है तो वो आकृति कैसी बन जाती है? सीफ। तो बरखान में और सीफ में अंतर यही है कि बरखान तो जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है, यानी समकोणीय दिशा में होता है, लेकिन सीफ होता है वो अनुदैर्ध्य होता है, यानी हवा की दिशा के समांतर। उसके बाद है सब्र काफीज। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, झाड़ियों के पीछे जो रेगिस्तानी इलाके में जो स्तूप बनते हैं वो बनते हैं सब्र काफीज। झाड़ियों व छोटी वनस्पति के पास बनने वाले बालू का स्तूप सब्र काफीज कहलाते हैं। झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप या झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? नेबखा कहते हैं। तो अगर झाड़ियों के चारों ओर बन जाए तो वो बालू का स्तूप कौन से होते हैं? वो नेबखा कहलाते हैं। फिर उसके बाद है अर्ध शुष्क मरुस्थल या बंगड़ प्रदेश। तो पहले हमने किया शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अब हम करने वाले हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल या बंगड़ प्रदेश। शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश या 25 सेंटीमीटर वर्षा से 50 सेंटीमीटर वर्षा के वाला भाग ये क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश ही अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। जैसे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला था शुष्क मरुस्थल प्रदेश, और 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर की वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो होता है अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रदेश, जिसको कह सकते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है लूणी बेसिन, दूसरा नंबर है नागौरी उच्च भूमि, फिर है शेखावाटी उच्च भूमि, उसके बाद आता है घग्गर बेसिन। तो जैसे ऊपर की तरफ देखें तो घग्गर बेसिन होता है, फिर उसके बाद में शेखावाटी बेसिन आता है, शेखावाटी चूरू झुंझुनू वाला, और गंगानगर हनुमानगढ़ वाला घग्गर होता है, नीचे उसके शेखावाटी प्रदेश, फिर नागौरी उच्च भूमि, फिर लूणी बेसिन आता है। तो हम कर लेते हैं लूणी बेसिन। इस क्षेत्र को गोडवार बेसिन भी कहा जाता है, यानी लूणी बेसिन को गोडवार बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली में है। इस क्षेत्र में लवणीय पादप पाए जाते हैं जो मुख्यतः बाड़मेर में मिलते हैं। नेहड़ दलदली क्षेत्र जालोर में इसी क्षेत्र पर स्थित है। नेहड़ एक दलदली क्षेत्र है जो कि जालोर में है, वो इसी लूणी प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। काला भूरा डूंगर, इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं, मतलब लूणी बेसिन जो है उसके पूर्व में पाली में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उसको क्या कहते हैं? काला भूरा डूंगर। उसके बाद है नागौरी उच्च भूमि। इस क्षेत्र में लवणीय झीलें सर्वाधिक पाई जाती है, और कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, नागौर और अजमेर के मध्य में स्थित फ्लोराइड वाले क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं, जिसके कारण फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। जो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है वो उस कुब्बड़ पट्टी वाले क्षेत्र से, क्योंकि वहाँ पर लवणीय झीलें पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और वहाँ पर वो जो क्षेत्र है लवण वाला उसके अंदर फ्लोराइड की दिखता है, उस वहाँ के जल में फ्लोराइड की दिखता होने की वजह से वो उस हड्डियों में वहाँ पर टेढ़ापन आ जाता है। तो ये नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। फिर उसका तीसरा भाग है शेखावाटी अंतः प्रवाह। इस क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर और चूरू आते हैं, यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर जो है तीनों ही शेखावाटी अंतः प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताएं जैसे कि जोहड़, शेखावाटी में पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं पानी के पाए जाते हैं उनको कहते हैं जोहड़। सर का मतलब शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाबों को सर कहते हैं। और फिर है बीड़, शेखावाटी में चारागाह भूमियों को कहा जाता है बीड़, जो संभवतः झुंझुनू में पाए जाते हैं। शेखावाटी के अंतर्गत मुख्य रूप से जो झुंझुनू के अंतर्गत जो पाए जाते हैं घास, यानी कि घास की जो भूमियाँ, उसको कहते हैं बीड़। फिर है तोरावाटी, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, जिसका विस्तार सीकर और झुंझुनू में है। फिर आता है घग्गर बेसिन, इसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। इसके अंतर्गत एक शब्द आता है काठी या बग्गी। तो इस बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी और उपजाऊ मिट्टी जिसका विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ में है उसको काठी या बग्गी कहते हैं।
तो अब ऐसे नाम से लगता है कि ये कोई गाड़ी होगी, नहीं। घग्गर बेसिन के अंतर्गत जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, उस मिट्टी को ही क्या कहते हैं, काठी या बग्गी कहते हैं। फिर है मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि खड़ीन या पलाया झील। मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी पानी की झीलों को खड़ीन कहा जाता है, मतलब जो अस्थायी होती है, जिसमें पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि की शुरुआत की गई थी। इन झीलों में मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती है। और ये जो खड़ीन पाई जाती है वो हमें पता है कि जैसलमेर में पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसलमेर के कौन से हिस्से में पाई जाती है। तो ये जो खड़ीन है वो जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। फिर उसके बाद है एक शब्दावली, रन या टाट। मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय, दलदली व अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। जो दलदली होती है, जो दलदली और लवणीय होती है, या अनुपजाऊ भूमि जो उपजाऊ नहीं होती है, उस भूमि को रन या टाट कहा जाता है। रन सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में। अब है जोधपुर के अंदर जैसे बता रखा है फलोदी और बाप क्षेत्र है, और जैसलमेर के अंदर है भाकरी और पोखरण क्षेत्र, बाड़मेर के अंदर है थोब, और जो चूरू के अंतर्गत है ताल छापर रण और परिहारी रण, जो शेखावाटी के अंदर है। ये रण बता रखे हैं कि कौन कौन से रण कहाँ पर है। तो फलोदी और बाप नाम से एक रण है जोधपुर में, और जैसलमेर में भाकरी और पोखरण रण है, और बाड़मेर में है थोब रण, और चूरू के अंदर जो प्रसिद्ध है ही काले रण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर। उसके बाद परिहारी रण शेखावाटी में। फिर है जल पट्टी और लाठी सीरीज। चंदन नालकूप जो है वो है मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच की एक पट्टी है, जल पट्टी, जो जिसको वाटर बेल्ट कहते हैं। 60 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबाई तक है? 60 किलोमीटर। तो सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलीय अवशेष को जल पट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है, जो कि मुख्यतः जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में स्थित है। जो जैसलमेर का पोखरण है और मोहनगढ़ है, उनके बीच में 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है ये। जल पट्टी पर चांदन गांव में नलकूप सर्वाधिक है। इस जल पट्टी पर चांदन गांव बसा हुआ है और जिसमें सर्वाधिक नलकूप है, जिन्हें थार का गढ़ा कहा जाता है। जल मिट्टी पर पाई जाने वाली सेवण घास को उस जल मिट्टी के ऊपर, जल पट्टी के ऊपर क्या पाई जाती है? एक सेवण घास पाई जाती है, जो कि गोडावण की शरणास्थली है। राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष बायतू बाड़मेर सांचौर जालोर क्षेत्र में मिला है। पहला तो हमें पता है कि जलीय अवशेष ये हो गया लाठी सीरीज वाला, और दूसरा जो है वो बायतू बाड़मेर सांचौर जालोर क्षेत्र में मिला है। फिर उसके बाद आता है अक्कलवुड फॉसिल पार्क, यानी कि जीवाश्म उद्यान। जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान में लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष जो वर्तमान में पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। कब? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जुरासिक काल में जो अक्कलवुड फॉसिल पार्क के उद्यान के जो अवशेष मिलते हैं वो कितने पुराने हैं। तो उसमें ऑप्शन आता है 16 करोड़, 17 करोड़ और 18 करोड़। तो उत्तर होगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। ये जीवाश्म भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये है जीवाश्म लकड़ी के, और ये जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्राचीनतम, मतलब सबसे अधिक अगर प्राचीनतम लकड़ी का जीवाश्म है तो ये जैसलमेर में मिलने वाले अक्कलवुड फॉसिल पार्क के अंदर जीवाश्म उद्यान के अंदर लकड़ी है। तो है बाप बोल्डर या क्ले। क्या है ये? हिमानी के द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर व अवसादों को क्या कहते हैं? बोल्डर या क्ले कहा जाता है। हिमानी के द्वारा जो जमा किए गए कंकड़ पत्थर होते हैं और जो अवसाद होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बोल्डर या क्ले कहा जाता है, जिनका निर्माण परमो कार्बोनिफेरस काल में हुआ है, जो बाप जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के कौन से क्षेत्र में है? बाप क्षेत्र के अंतर्गत है। फिर उसके बाद आता है नखलिस्तान या मरु उद्यान। मरुस्थल में वह क्षेत्र जहाँ पर जल बेसिन पाए जाते हैं। मान लो रेगिस्तान है बिल्कुल ही, लेकिन वहाँ पर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर जल बेसिन है, मतलब जल कहीं पर भरा हुआ पानी पड़ा है और उसके चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? नखलिस्तान कहा जाता है। इसको कब्रिस्तान नहीं करना है, नखलिस्तान करना है। नखलिस्तान जहाँ पर मान लो एक रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में एक जगह ऐसी जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया और उस पानी के चारों तरफ पेड़ पौधे उग गए, यानी हरियाली विकसित हो गई, तो उसको क्या कह सकते हैं? नखलिस्तान, या उसका दूसरा नाम है मरु उद्यान, यानी कि मरुस्थल में उद्यान उगना। फिर है दोहरे एवं दरियन। दोहरे पश्चिमी राजस्थान में लहरदार बालू का स्तूपों को दोहरे कहा जाता है।
और दरियन कौन से होते हैं? पश्चिमी राजस्थान में गतिशील या स्थानांतरित बालुका स्तूपों को दरियन कहा जाता है। मान लो जो बालुका स्तूप स्थानांतरित सबसे ज़्यादा होते हैं, जो गतिशील होते हैं यानी हवा के साथ ज़्यादा गति करते हैं, वो दरियन होते हैं। और दोहरे जो है लहरदार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। दोहरे व दरियन राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। पीवना, पीवना क्या होता है? मरुस्थल में पाई जाने वाली सांप की प्रजाति जिसका रंग पीला होता है। मरुस्थल में एक सांप पाया जाता है जिसका रंग पीला होता है, उसको क्या कहते हैं? पीवना, जो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर में। फिर है मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहलाता है। यानी कि मरुस्थल जब आगे की ओर बढ़ता है वायु के साथ, तो उसको ही क्या कहते हैं? मरुस्थल का मार्च, जो राजस्थान से लेकर हरियाणा की तरफ सर्वाधिक हो रहा है। मतलब राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो खिसक कर हवा के साथ कहाँ जा रहा है? हरियाणा की तरफ जा रहा है, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रही है। तो यानी कि जो मरुस्थल का मार्च है उसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है? बरखान बालुका स्तूप का होता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है वो कौन से है? तो वो है बरखान बालुका स्तूप। तो मरुस्थल का मार्च भी सबसे ज़्यादा कौन से करते हैं? बरखान बालुका स्तूप। ये देख सकते हैं राजस्थान से हरियाणा की तरफ मरुस्थल का हो रहा है मार्च। फिर है बालसन। मरुस्थल में पर्वतों के मध्य पाए जाने वाले जल बेसिन या झीलों को ही क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। जैसे कि सांभर झील। मरुस्थल में जो पर्वत पाए जाते हैं ना, उन पर्वतों के बीच में अगर कोई झील है तो उसको कहते हैं बालसन। ऐसी है हमारी सांभर झील जयपुर वाली। थार का मरुस्थल, जिसका भारत में 85% भाग पाया जाता है और पाकिस्तान में 15% भाग पाया जाता है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत में 4 राज्यों में है, जिनमें सर्वाधिक राजस्थान में है 62%, फिर बाद में गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है। तो ये हुआ हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने आज राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम अरावली प्रदेश पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।